नमस्कार, जय हिंद। मैं संजय चौहान आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जो ऑनलाइन सीरीज़ में पढ़ रहे हैं उसमें आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं और वह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है और हम आज भारतीय संविधान के विषय में चर्चा करना चाहेंगे। भारतीय संविधान, इस विषय में हम चर्चा करना चाहेंगे और जिस आयाम पर आज हम चर्चा करना चाहते हैं उससे अक्सर किसी भी एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। आगे आने वाले यूपीएसआई का जो भी एग्ज़ाम है या कोई अन्य एग्ज़ाम जिसमें जीएस से क्वेश्चन आते हैं उसमें संविधान से कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। और वैसे तो इसमें बहुत सारा है, भारतीय संविधान की जो रूपरेखा है उसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आइए देखते हैं। आखिर सबसे पहले ही हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की मांग कहाँ से उठी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उसके बाद से लेके कई सालों तक हमारे ऊपर शासन किया। हम बहुत सारी चीज़ों को हमने फेस किया, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हुई, लेकिन धीरे धीरे जब उनका अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो भारतीयों ने विरोध के स्वर में अपनी आवाज़ उठाई और वह आवाज़ क्रांति का रूप ले गई। आगे चलकर जब हम 1900 का दशक देखते हैं, 1900 की जब शुरुआत हुई या उससे थोड़ा पहले मान लें जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, उसके बाद से हम जैसा जैसा देखते जाएंगे तो जो विरोध का स्वर था वो बहुत ज़्यादा उग्र हो गया और धीरे धीरे कांग्रेस और कई अन्य संगठन जो स्वतंत्र संगठन थे वो भी इसके विरोध में आ गए। जैसे कि कई अन्य पार्टियां बनी, कई अन्य संस्थाओं की स्थापना हुई जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई। आगे आने वाले समय में जब गांधी भारत वापस आए दक्षिण अफ्रीका से लौटकर 9 जनवरी 1915 को गांधी जब भारत आए उसके बाद से भारत ने एक अलग स्वरूप लिया। सत्याग्रह आरंभ हुए, कई सत्याग्रह, सफल सत्याग्रह शुरू हुए, किसान आंदोलन शुरू हुए और अंग्रेज़ों को कई बार झुकना पड़ा। धीरे धीरे भारत में एक कानून जिसे हम संविधान का कह सकते हैं वो बनाने की मांग उठने लगी। धीरे धीरे क्या हुआ, आप कह सकते हैं सबसे पहले अगर किसी ने संविधान सभा, भारतीय संविधान जब भी बनाया गया उसके लिए किसने बनाया, भारतीय संविधान सभा ने। तो संविधान सभा की सबसे पहले मांग, संविधान सभा की सबसे पहले मांग या ये कहें संविधान सभा के संबंध में सबसे पहले बात किसने रखी, तो वो रखी थी महात्मा गांधी ने। वो किसने रखी थी, महात्मा गांधी ने। कब रखी थी, 1922 में। गांधी ने 1922 में एक विचार प्रकट किया और कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए, भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए जिसके लिए संविधान सभा का गठन होना चाहिए। लेकिन इस बात को अंग्रेज़ों ने इतनी तवज्जो नहीं दी और उन्होंने इस पर विचार नहीं किया। लेकिन इसके बाद बात 1940 की है। 8 अगस्त 1940 की बात है। अंग्रेज़ एक प्रस्ताव लाते हैं और उस प्रस्ताव का नाम था अगस्त प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव था, अगस्त प्रस्ताव। अंग्रेज़ एक प्रस्ताव लाए जिसका नाम था अगस्त प्रस्ताव। और ये प्रस्ताव लाया कौन था, उस समय का तत्कालीन गवर्नर जनरल जो था, वायसराय जो था, वो कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव आया और जो लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा लाया गया, इसमें ये कहा गया, इसमें स्पेशली क्या कहा गया था, इसमें ये कहा गया कि एक संविधान सभा बनेगी, लेकिन इसमें ये कह दिया पहली बार कि भारतीयों के लिए कोई संविधान सभा बनेगी। मतलब पहली बार संविधान सभा का कॉन्सेप्ट अंग्रेज़ों द्वारा कब स्वीकार किया गया, 1940 में। ये मान गए कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी, ये उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन दिक्कत क्या थी, उन्होंने इसमें कह दिया कि लेकिन मुख्यतः इसमें भारतीय होंगे। इसका मतलब ये साफ था कि इसमें अंग्रेज अधिकारी भी शामिल होंगे, जबकि भारत वाले जो थे वो सब चाहते थे कि जो प्रस्ताव आए, जो संविधान सभा बने, उसमें सिर्फ भारतीय बनाएं, यानी भारतीयों का संविधान भारतीयों द्वारा ही निर्मित होना चाहिए। लेकिन अंग्रेज़ों ने एक प्रस्ताव रखा, अगस्त प्रस्ताव, उसके तहत ये कह दिया
कि एक संविधान सभा तो बनेगी, लेकिन उसमें जो सदस्य होंगे वो मुख्यतः भारतीय होंगे। इसका मुख्यतः का मतलब, जो मुख्यतः बात कही, उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि वो चाहते थे इसमें अंग्रेज अधिकारी भी शामिल हों। तो इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। एक कारण और था, इससे मुस्लिमों को सख्ती ज़्यादा हित प्रदान किए गए। क्या था? मुस्लिमों को ये कह दिया गया कि अगर कोई भी संवैधानिक कानून बनेगा वो मुस्लिमों के बिना अनुमति के, बिना सहमति के नहीं बनेगा। तो इसका भी कांग्रेस और कई संस्थाओं ने विरोध किया, तो ये प्रस्ताव फलीभूत नहीं हो पाया और ये निरस्त हो गया। इसके बाद बात आती है, हम देखते हैं 1942 की। 1942 में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव आया। 1942 में, मार्च 1942 में एक मिशन आता है जिसे हम कहते हैं, यह प्रस्ताव आता है क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव एक प्रस्ताव आता है जिसे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स लेके आते हैं। एक अंग्रेज अधिकारी थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, और क्रिप्स एक प्रस्ताव लाते हैं जिसका नाम था क्रिप्स प्रस्ताव। और इसमें कहा गया कि भारतीयों का संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होगा। पहली बार अंग्रेज़ों ने ये स्वीकार कर लिया कि भारतीयों का जो संविधान होगा वो भारतीयों द्वारा निर्मित होगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ क्या थी? उन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि क्रिप्स प्रस्ताव के तहत ये कहा गया कि भारतीयों का संविधान बनेगा, लेकिन ऐसा क्या कारण था कि फिर भी भारतीयों ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया? क्या कारण था कि संविधान सभा बनाने की जो मांग थी वो मांग अंग्रेज मान गए, उसके बाद भी उन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया? उसका एक कारण था। उसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बात है 1914 की। 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। आप सब जानते होंगे प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, उस समय अंग्रेज़ों ने भारतीयों से कहा, जो उस समय तत्कालीन नेता थे, उनसे कहा कि आप इस युद्ध में हमारी तरफ से युद्ध करिए, आप इस युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में हमारी तरफ से लड़िए। तो भारतीयों ने क्या किया? भारतीयों ने कहा नहीं, हम आपकी तरफ से युद्ध नहीं कर पाएंगे। तो अंग्रेज़ों ने एक आश्वासन दिया भारतीयों को कि अगर आप प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ते हैं, अपनी सेना, अपने लोग अगर अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ते हैं, तो वो क्या करेंगे? तो वो भारतीयों को आज़ाद कर देंगे। क्या करेंगे? भारतीयों को आज़ाद कर देंगे। और भारतीय नेताओं ने, उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उन नेताओं ने इसे स्वीकार कर लिया और भारतीयों ने बढ़ चढ़कर अंग्रेज़ों की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया। लेकिन क्या होता है, जैसे ही 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, अंग्रेज अपनी बात से पलट जाते हैं और मना कर देते हैं। जब भारतीय कहते हैं कि हमें अब हमारे देश को छोड़कर जाइए, हमारे देश को स्वतंत्र कर दीजिए, हमने आपकी कही बात मानी, हमने आपका सहयोग किया, लेकिन अंग्रेज अपने कहे हुए से पलट जाते हैं और करते क्या हैं। और इसी बीच एक घटना हो जाती है और एक एक्ट लाते हैं वो 1919 में, जिसे हम कहते हैं रॉलेट एक्ट। जिसे हम क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट। नो दलील नो अपील कानून। नो दलील नो अपील कानून, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। ये बहुत बार पेपर में आया। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। और इसे रॉलेट एक्ट में इसके बहुत सारा विरोध हो गया, लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया अंग्रेज़ों ने। और इसके बाद देखेंगे इसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो गई कि ये वाली जो चर्चा थी कि भारत को आज़ाद करना, ये सब धूमिल हो गई। तो जब 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया 1942 में, और उन्होंने ये स्वीकार कर लिया और वो लाए कि उनका अपना इसमें स्वार्थ छुपा था। अंग्रेज़ बहुत चालाक थे, उनका इसमें एक अपना स्वार्थ था। क्या था? इस समय भी वही घटना फिर से दोहराई जाने लगी। 1939 में फिर से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो 1942 की बात है, 1939 में शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। तो उन्होंने फिर से भारत के सामने वही शर्त रख दी कि भारतीयों को क्या करना चाहिए कि हम ये प्रस्ताव रख रहे हैं कि हम भारतीयों का संविधान भारतीयों द्वारा ही निर्मित होगा, लेकिन कब? जब ये विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा। आप क्या करिए, हमारी तरफ से फिर से लड़िए, हमारा सहयोग करिए, आपके लोग, आपकी जनता हमारा सहयोग करें और हम क्या करेंगे। 1942 की बात है ये। और जब भी ये विश्व युद्ध समाप्त होगा, जैसे ही समाप्त होगा, हम तुरंत आपके देश को छोड़कर चले जाएंगे और आप अपने द्वारा
संविधान सभा बनाइए अपनी और अपने संविधान का गठन कीजिए, ये कहा। लेकिन गांधी ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। गांधी ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। गांधी ने इस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा। पोस्ट डेटेड चेक, ये कई बार पेपर में आता है कि क्रिप्स प्रस्ताव को किसने या क्रिप्स मिशन को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा, तो महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। नेहरू ने इसी प्रस्ताव को जंग लगी कील कहा। जंग लगी कील कहा। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक, यानी वो चेक जिसकी डेट निकल गई हो, ऐसी चेक जो बैंक में चेक होती हैं वो एक निश्चित अवधि के लिए होती हैं, तो जिस चेक की डेट निकल गई हो वो चेक कहा कि अब इसका कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है? अब हम आज़ाद हो चुके हैं, अब हम लगभग उस समय पे आ गए हैं, उस अवधि में आ गए हैं कि अब तो आपको छोड़कर जाना ही पड़ेगा वैसे भी, चाहे हम आपके प्रस्ताव को स्वीकार करें अन्यथा न करें। तो नेहरू ने कहा ये जंग लगी कील है जो किसी काम की नहीं है, तो इस प्रस्ताव को भी भारतीयों ने खारिज कर दिया। इसके बाद एक योजना आती है सन 1945 में। सन 1945 में एक योजना आती है जिसे वेवेल योजना के नाम से जानते हैं हम। याद रखना, बहुत बार पेपर में आता है। वेवेल योजना कब आई थी? 1945 में। 1945 में 14 जून 1945। अगर आपसे पूछा जाए वेवेल योजना कब आई थी? 14 जून 1945 को। जो वेवेल थे अधिकारी अंग्रेज, वो एक योजना लाए जिसका नाम था वेवेल योजना। इस योजना में क्या था? इस योजना में ये कह दिया अंग्रेजों ने कि अब जो होगा कि सैन्य अधिकारी जो होंगे और रक्षा अधिकारी जो होंगे, बड़े और चीफ इन कमांडर जो होगा, वो अंग्रेज़ों को छोड़कर, मतलब ये सब अंग्रेज होंगे और वहाँ की जितने भी पद सृजित किए जाएंगे, जितने भी पद होंगे, वो सब कौन होंगे? वो सब होंगे भारतीय। यानी अभी भी अंग्रेज़ों ने अपना गेम शुरू रखा। उन्होंने ये कह दिया कि सैन्य पद और रक्षा वाले जितने पद होंगे वो बड़े पद सिर्फ अंग्रेज़ों के पास रहेंगे और अन्य पद भारतीयों के पास रहेंगे। तो इस योजना को भी अस्वीकार कर दिया गया। तो ये जो इतनी योजनाएं हमने पढ़ी हैं, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव और इसके बाद वेवेल योजना, ये सभी संविधान सभा का आधार थी। ये भारतीय संविधान का आधार थी। एक और महत्वपूर्ण आधार है जिसके बारे में हम अलग से चर्चा कभी करना चाहेंगे, वो है भारत शासन अधिनियम 1935, जो हमारे संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। इसके अलावा कई एक्ट जो बने थे पहले से, रेगुलेटिंग एक्ट उससे शुरू हुए थे, वो कई फिट्स इंडिया एक्ट और जितने भी एक्ट आए अंग्रेजों द्वारा, उनका भी हमने महत्वपूर्ण संकलन इस संविधान में किया। लेकिन हम उसके बाद बारे में अलग से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके बाद गठन क्या हुआ। अंग्रेजों ने कहा, अंग्रेजों ने हमारे लिए कैबिनेट मिशन का गठन किया। कैबिनेट मिशन किसका गठन किया? अंग्रेजों ने गठन किया कैबिनेट मिशन का। क्या था कैबिनेट मिशन? आपको बताएं, अंग्रेज में तब यानी ब्रिटेन में एक सरकार थी एटली की। किसकी? एटली। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो उस समय था वो था एटली। तो एटली जो था वो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था और उसका जो मंत्रिमंडल था, किसका? एटली का। जैसे सरकारें होती हैं उनका मंत्रिमंडल होता है यानी कैबिनेट होता है। तो उस कैबिनेट के 3 मंत्री जो थे, उस कैबिनेट के एटली के सरकार के जो 3 मंत्री थे, उनको मिलाकर, उन 3 लोगों को मिलाकर एक कैबिनेट मिशन का गठन किया गया जो भारतीय संविधान सभा का क्या करेगा? निर्माण करेगा। ये कहा गया क्या करेगा? ये इस आधार पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण होगा। तो एटली ने 3 सदस्यीय एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा। क्या था कैबिनेट मिशन? 3 सदस्य थे। वो 3 सदस्य कौन कौन थे? एक थे सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस। दूसरे थे एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर। तीसरे जो थे वो थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो 3 व्यक्ति जो इस कैबिनेट मिशन में शामिल थे वो थे सर पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये 3 लोग कैबिनेट मिशन का हिस्सा थे। इसके जो अध्यक्ष थे इस मिशन के, वो थे सर पैथिक लॉरेंस। ये आपको याद रखना। अगर वैसे तो कोई पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए कि जो कैबिनेट मिशन भारत आया था उसके अध्यक्ष कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस थे। 3 सदस्यीय था,
एटली की उस समय ब्रिटेन में सरकार थी, उनके मंत्रिमंडल के जो 3 सदस्य थे यानी कैबिनेट के, उन्हीं के आधार पर इसको नाम मिला कैबिनेट मिशन। तो भारत आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने संविधान सभा का गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब क्या हुआ, अब संविधान सभा का होता है गठन। संविधान सभा में जैसे की बात है, कहा जाता है कुल जो सदस्य थे संविधान सभा में वो कितने थे, 389 सदस्य थे। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। अब ये 389 सदस्य कहां के थे, इनको थोड़ा बांट लेते हैं, इनको थोड़ा बांटने की कोशिश करते हैं। 389 सदस्य में जो थे वो 294 जो सदस्य थे वो अंग्रेज भारत के थे, अंग्रेज भारत से, और ये सब निर्वाचित होकर आए थे। कैसे आए थे, निर्वाचित। ये चीज आपको याद रखनी है, ये अक्सर पूछा जाता है। जो 294 सदस्य थे, इन 389 में 294 जो सदस्य थे वो निर्वाचित होकर आए थे, यानी चुनकर आए थे, इन पर चुनाव हुए थे। 4 सदस्य जो थे वो चीफ कमिश्नरी प्रांत से थे, 4 जो थे वो कहां से थे, चीफ कमिश्नरी प्रांत से थे। 294 सदस्य थे जो अंग्रेज भारत से आए थे चुनकर, और 4 जो सदस्य थे वो चीफ कमिश्नरी प्रांत से चुनकर आए थे। यानी यहां से अगर आप देखें तो 296 कुल सदस्य आप देखेंगे, सॉरी 292 थे, कितने थे, 292 सदस्य थे अंग्रेज भारत के, और 4 थे चीफ कमिश्नरी प्रांत के। तो आप कह सकते हैं कुल 296 सदस्य जो थे वो चुनकर आए थे। कैसे आए थे, चुनकर आए थे। और 93 जो सदस्य थे, 93 सदस्य वो आए थे मनोनीत होकर। कैसे, मनोनीत होकर आए थे, और ये थे देसी रियासत के, यानी जो देसी रियासत के राजा रजवाड़े थे वो मनोनीत होकर आए थे। चीफ कमिश्नरी से 4 चुनकर आए थे। 292 अंग्रेज भारत से आए थे। अंग्रेज भारत उसे कहेंगे जहां पर अंग्रेजों का शासन था, जिस क्षेत्र पर अंग्रेजों का क्षेत्राधिकार था वहां से 292 चुने गए थे। चीफ कमिश्नरी, एक चीफ कमिश्नरी प्रेसिडेंसी होती थी, जैसे मुंबई था, पहले कलकत्ता था, ऐसे कई प्रेसिडेंसी होती थी। तो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, उनसे चुनकर आए थे। अब अक्सर पूछा जाता है, ये चीज आपको समझ में आ गई, अक्सर पूछा जाता है कि चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे, वो 4 जिससे चुनकर सदस्य आए थे। तो ये आप ध्यान रखना, एक तो था आपका दिल्ली, दूसरा आपका था अजमेर, तीसरा आपका था कुर्ग, और एक कुर्ग आता है कर्नाटक में, और जो चौथा आपका था वो था आपका बलूचिस्तान। तो अब देखेंगे 4 ये थे, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे जिनसे सदस्य चुनकर आए थे, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग कर्नाटक और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो विवादित हिस्सा है अभी, उस समय चूंकि पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था तो इसलिए बलूचिस्तान भारत का हिस्सा था। तो ये 4 प्रेसिडेंसी जो थी इनसे 4 लोग चुनकर आए थे, और 93 आए थे देसी रियासत से। ठीक है, तो ऐसे कुल 389 सदस्य थे। अब आपके एक मन में एक क्वेश्चन उठ सकता है कि 389 सदस्य ही क्यों थे संविधान सभा में, ऐसा क्यों नहीं 390 हो जाते, 400 हो जाते, कोई ऐसा डिजिट कर लेते, 389 ही क्यों थे, 388 हो जाते। तो इसका एक कारण था, जब ये कैबिनेट मिशन का गठन हुआ 1946 में, कब, 1946 में, तो जब कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय भारत की जो जनसंख्या थी वो लगभग 40 करोड़ थी। कितनी थी, 40 करोड़। और कैबिनेट मिशन ने सुझाव दिया कि भारत में जो भी संविधान सभा के सदस्य बनेंगे वो प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्य चुना जाएगा। तो इस हिसाब से लगभग 10 लाख के हिसाब से एक सदस्य पर 389 सदस्य कुल 40 करोड़ की जनसंख्या में चुने गए। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं, कभी कभार पूछ भी लिया जाएगा कि कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया था, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया था। ऐसे 389 सदस्य थे। अब क्या होता है, अब होता है इस संविधान सभा की बैठक होती है, संविधान सभा की, और अक्सर यहां से प्रश्न बन जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो आप याद रखें 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और महत्वपूर्ण, बहुत ही रोचक बात है कि
ये बैठक होने लगती है 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन मुस्लिम लीग इससे गायब है। कौन गायब है? मुस्लिम लीग इस बैठक से गायब है। मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार कर देती है। देसी रियासत के जो राजा हैं वो भी नहीं आते हैं इस बैठक में, और कहा जाता है पहली बैठक में कुल 207 सदस्य शामिल हुए थे। पहली बैठक में सिर्फ 207 सदस्य ही शामिल हुए थे कितने? 389 शामिल हुए 207। और इस पर एक चर्चिल, जो नाम सुना होगा आपने, उसका कथन, एक अंग्रेज अधिकारी था, चर्चिल का एक कथन बहुत फेमस है इस बैठक को लेकर। उसने कहा चूंकि मुस्लिम लीग इस सभा से गायब थी, पहली बैठक से गायब थी, तो उसने कहा, चर्चिल का था कि संविधान सभा वो विवाह है, ये कहा था। चर्चिल का एक कथन बहुत फेमस है कि संविधान सभा वो विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। यानी दुल्हन कौन, किसे कह दिया? उसने कह दिया मुस्लिम लीग को, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था, वो यहां से गायब थी, उसने पहली बैठक का बहिष्कार कर दिया। तो चर्चिल ने कहा कि संविधान सभा वो विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो 207 सदस्य शामिल हुए, जिसमें पूछा जाता है कि पहली बैठक में संविधान, एक बार और क्वेश्चन बनता है बहुत महत्वपूर्ण, कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिलाएं शामिल हुई थी? तो 9 महिलाएं शामिल हुई। कितनी महिलाएं? 9 महिलाएं संविधान सभा की पहली बैठक में शामिल हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। देसी रियासत के राजा ने भी पहली बैठक में भाग नहीं लिया, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। कुल 200 सदस्य शामिल हुए, 207 सदस्य। अब देखते हैं पहली बैठक में अब क्या होगा। जब संविधान बनना शुरू हुआ तो ये जरूरत थी कि उसका एक अध्यक्ष हो जो उसे कोऑर्डिनेट करे। कौन अध्यक्ष बने, इसको लेकर कोई आम सहमति नहीं बन पाई। पूरे दिन विचार विमर्श हुआ, लेकिन आम सहमति नहीं बनी। अंत में क्या फैसला लिया गया कि जो भी इस सभा का, इस समय जो सभा उपस्थित है, इस सभा में जो भी सबसे वरिष्ठ है, वरिष्ठतम है, उसे ही अभी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाए। तो क्या करते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, यानी ये कह दिया जब तक कि कोई निश्चित या स्थायी अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाएगा तब तक के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रहेंगे। ये बात रही। तो लेकिन फिर संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। कब हुई? जस्ट एक दिन बाद, 11 दिसंबर, 1-2 दिन बाद ही कह सकते हैं, 1946 को दूसरी बैठक होती है और इसमें स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और वो किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है 11 दिसंबर 1946 को। यानी सच्चिदानंद सिन्हा की जगह, जो अभी तक क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, उनकी जगह पे हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया। अगर कभी पूछा है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था या अध्यक्ष कौन था, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। तो लोग ऐसे भी कभी कभार गलत करते हैं, जैसे संविधान के निर्माता, तो निर्माता अलग चीज है, माना जाता है भीमराव अम्बेडकर को, लेकिन उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे उस सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब क्या होता है, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 बहुत महत्वपूर्ण डेट है। इस डेट को एक प्रस्ताव आता है संविधान सभा में, जिसे हम कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। किस नाम से जानते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव। और जो उद्देश्य प्रस्ताव हमारा था वो कौन लेकर आते हैं? जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में एक प्रस्ताव लाते हैं जिसे हम उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। लेकिन इस प्रस्ताव, जब ये प्रस्ताव पेश किया जाता है, उस समय मुस्लिम लीग इसका फिर से बहिष्कार कर देती है। मुस्लिम लीग अभी भी शामिल नहीं हुई है इसमें, और इसीलिए ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये संविधान सभा में पास नहीं हो पाता है, सिर्फ रखा जाता है। इसके बाद होता क्या है, 22 जनवरी 1947, तब 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित होता है, जब मुस्लिम लीग इसमें भाग लेती है। ये बहुत पूछा जाता है, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू ने ये कहा था, पूरी संविधान सभा की आम सहमति थी कि जब तक कि मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं होती है तब तक ये प्रस्ताव पास नहीं किए जाएंगे। और आपको बता दें कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था हमारा, जो 13 दिसंबर
1946 को आया था, ये हमारी जो प्रस्तावना है इसका ही आधार है। हमारी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का जो आधार है वो उद्देश्य प्रस्ताव ही है। यानी हम कह सकते हैं उद्देश्य का या प्रस्तावना जो प्रियम्बल है हमारा वो कहा जाता है। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, क्योंकि उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था और उसी को बेस मानकर हमने प्रस्तावना बनाई। यानी प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव एक ही चीज है, बाद में हमने उसे प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया। इतनी सारी चीजें यहाँ रूपरेखा के तौर पर निकल के आती हैं। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण एक नाम और यहाँ पे आ जाता है, वो रह जाता है, वो थे बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। उसके बाद हम अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि आखिर कैसे कैसे जो समिति थी जिसके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे, जिसे प्रारूप समिति कहते हैं, उसने कैसे कार्य किया और सबसे महत्वपूर्ण समिति वही थी। कौन कौन सदस्य थे? तो बी आर अम्बेडकर की बात करते हैं। संविधान सभा में इनका चुनाव कैसे हुआ, इनकी बात करते हैं। तो बी आर अम्बेडकर क्या होता है कि जब संविधान सभा के चुनाव हो रहे होते हैं तो इनके बारे में अक्सर प्रश्न आते हैं कि कहां से चुने गए थे, कैसे चुनकर आए थे। तो इनके में बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कंट्रोवर्सी टाइप की थी कि ये कैसे चुने गए। बी आर अम्बेडकर जो थे सबसे पहले मुंबई से चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस की सीट पर, लेकिन ये हार जाते हैं। आपको शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन ये मुंबई यानी महाराष्ट्र से चुनाव लड़ते हैं और मुंबई सीट से चुनाव लड़ते हैं, मुंबई प्रेसिडेंसी से, जैसे बंबई कहा जाता था तब, तो उससे चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं। क्या होता है कि हारने के बाद चूंकि कई जो विशेषज्ञ होते हैं, जो संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव, वो सिफारिश करते हैं कि अम्बेडकर का संविधान सभा में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, इनको बहुत सारी चीजों का ज्ञान है संविधान के विषय में, तो इन्हें संविधान सभा में जरूर होना चाहिए। इसीलिए क्या होता है, अम्बेडकर दोबारा से मुस्लिम लीग की सीट पर, किसकी सीट पर? मुस्लिम लीग की सीट पर जैसर कुलना, कहां से चुनाव जीत कर आते हैं? जैसर कुलना, ये आपको याद रखना है। जैसर कुलना जो पश्चिम बंगाल में थी, पश्चिम बंगाल में एक जगह थी जैसर कुलना, वहां से ये चुनाव जीत कर आते हैं। कहां से चुनाव जीत कर आते हैं? पश्चिम बंगाल की जैसर कुलना सीट से। तो मुस्लिम लीग की सीट पर ये चुनाव जीतते हैं जैसर कुलना से। लेकिन एक दिक्कत फिर यहां हो जाती है। वो क्या दिक्कत थी? वो दिक्कत ये थी, जब ये जीत कर आते हैं, इसके तक कुछ 2-3 महीने यानी 4-5 महीने की लगभग ऐसी ड्यूरेशन रहा होगा। उसके बाद होता क्या है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है। पाकिस्तान अलग देश बन जाता है और भारत एक अलग स्वतंत्र देश का गठन हो जाता है। तो अगर भारत के हिस्से की बात करी जाए तो आपने देखा होगा जब भारत का बंटवारा हुआ था उस समय पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा था। पहला जो हिस्सा था वो था पूर्वी पाकिस्तान और एक था पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा जो आज भी पाकिस्तान के तौर पर है, और जो पूर्वी पाकिस्तान था वो हमारा बांग्लादेश है। बाद में उसने बांग्लादेश का रूप ले लिया। तो उस समय क्या था? उस समय ना तो बांग्लादेश था ना ही पाकिस्तान था, उस समय था पश्चिम बंगाल, यानी बंगाल प्रेसिडेंसी थी पूरी। तो बंगाल जो यानी तत्कालीन बांग्लादेश है, अभी वर्तमान में बांग्लादेश है, या पहले तत्कालीन पाकिस्तान था, वो बंगाल का हिस्सा था। तो बंगाल में जो सीट आती थी जैसर कुलना, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। जैसर कुलना वाला जो हिस्सा था वो चला गया पाकिस्तान में। अब सीट फिर से रिक्त हो गई। अब क्या किया जाए? तो अब क्या किया, जो बी एन राव थे संवैधानिक सलाहकार, वो एक पत्र लिखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहते हैं, सिफारिश करते हैं कि अम्बेडकर को फिर से संविधान सभा में होना चाहिए कैसे भी करके। तो अम्बेडकर के लिए वो क्या करते हैं राजेंद्र प्रसाद, वो उस समय मुंबई थी, उस समय उसके जो प्रधानमंत्री थे वो थे बीजी खैर, उनको एक पत्र लिखते हैं और सिफारिश करते हैं कि कैसे भी करके अम्बेडकर को बंबई प्रेसिडेंसी से चुनाव फिर से निर्वाचित कराया जाए। और वहां से वो क्या करते हैं, बीजी खैर एक लोग थे जो पुणे की सीट पर संविधान सभा में सदस्य चुने गए थे, एम आर जयकर को इस्तीफा दिलवाते हैं और एम आर जयकर इस्तीफा देते हैं तो वो सीट रिक्त हो जाती है और उस पर अम्बेडकर फिर से चुनाव लड़ते हैं और फिर जीतकर, कहां से? पुणे की सीट से जीतकर फिर संविधान सभा में आते हैं। तो यानी आप कह सकते हैं कि अम्बेडकर 3 बार चुनाव लड़े थे। पहली बार मुंबई से लेकिन हार गए, दूसरी बार जैसर कुलना से जो पश्चिम बंगाल में चली गई यानी फिर पाकिस्तान में चली गई, उसके बाद पुणे। तो कई बार पूछ जाता है कि पश्चिम
कई बार ऐसी चीजें भी आती हैं कि पश्चिम बंगाल में जैसे वो सीट गई थी, तो ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं अक्सर कि जो अम्बेडकर थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, वो कहाँ से चुनकर आए थे संविधान सभा में। तो ऑप्शन में या तो जैसलमेर होगा या फिर पुणे होगा। तो ज्यादातर पुणे पूछा जाता है कि पुणे से चुनकर आए थे और कांग्रेस की सीट पर आए थे। सबसे पहले कांग्रेस से हार गए थे, दोबारा मुस्लिम लीग की सीट पर जीते थे। तो ये सब रूपरेखा थी इसकी संविधान सभा में। आगे हम प्रारूप समिति की बात करेंगे। तो आपने आज पढ़ा और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे वीडियो में हम फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे और चीजें पढ़ेंगे और देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। धन्यवाद।